हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ बीपीएससी और बिहार दरोगा का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चल रहा है और हमारे संस्था जो है पटना का मुसलमपुर हाट में स्थित है। और अभी ये बिहार शिक्षा भर्ती 2023 को ध्यान में रख के भूगोल का सीरीज कराया जा रहा है, जिसमें हमारा छः को हो चुका है। आज 7वां सीरीज है, तो हम देखेंगे इसका पहला प्रश्न 7वां सीरीज का। तो देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, जिब्राल्टर जल संधि किससे अलग करती है। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, तो पहला प्रश्न का आंसर होगा अफ्रीका और यूरोप। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं मैप से। तो आप देखेंगे तो अफ्रीका थोड़ा सा इस टाइप से है, उतना अच्छा से तो हमसे नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। इस टाइप से आपको अफ्रीका मिलेगा और आप देखेंगे तो इधर एशिया है और ये यूरोप आपको होगा, ये अफ्रीका है और इस साइड में आपको एशिया दिखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि जिब्राल्टर जनसंधि कहाँ है। तो जिब्राल्टर जनसंधि के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस साइड में आपको जिब्राल्टर संधि मिलेगा और यहाँ पर आपको अफ्रीका का जो देश है वो मोरक्को है और यहाँ पर आपको स्पेन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें देश, कौन सा देश है जो अलग करता है अफ्रीका और यूरोप को, तो देखेंगे तो अफ्रीका का जो देश है मोरक्को है और यूरोप का जो देश है स्पेन है। इस तरह से अगर आप देखेंगे कि एशिया और अफ्रीका का अलग करने वाला जल संधि या सागर जो है, तो यहाँ पर आपको ये लाल सागर मिलेगा। लाल सागर से अफ्रीका और एशिया अलग होता है। और आपको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको स्वेज नहर मिलेगा। स्वेज नहर जो है वो भी आपको एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। इसी तरह से अगर आप और जल संधि के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। ये हमारा भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर है और आप देखेंगे तो अफ्रीका के पश्चिम में आपको अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा। और ये जो जिब्राल्टर जल संधि जो है, यहाँ पर आपको ये जिब्राल्टर जल संधि है। ये आपको जिब्राल्टर जल संधि है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और भूमध्य सागर के अगर बारे में बात करें तो भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का ही भाग है। जब अफ्रीका जब उत्तर की ओर शिफ्ट हो रहा था तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र यूरोप अफ्रीका का और ये क्षेत्र दोनों मिल गया और बीच का भाग जो था गढ़ा था थोड़ा सा, जिसकी वजह से अटलांटिक महासागर का ये क्षेत्र आ गया, इसे हम भूमध्य सागर कहते हैं। अगर हम बात करें भूमध्य सागर और काला सागर का जोड़ने वाला जल संधि, भूमध्य सागर एवं काला सागर, इसको जोड़ता है बोबोसो सागर होगा, बोबोरोसो सागर। ये तो हमारा होगा थोड़ा अफ्रीका के बारे में। अगर अफ्रीका के आप दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो आपको हिंद महासागर मिलेगा। और आपको अफ्रीका के उत्तर में जाएंगे तो भूमध्य सागर मिल जाएगा। अगर अफ्रीका के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो अफ्रीका में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको विक्टोरिया झील मिलेगा। ये विक्टोरिया झील है। और अगर आप अफ्रीका के बारे में बात करेंगे तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है
अगर आप देखेंगे तो यहाँ से निकल के ये जाकर भूमध्य सागर में गिरते हैं, जिसे हम नील नदी के नाम से जानते हैं। ये नील नदी है। और ये विक्टोरिया झील है, जिससे ही 0 डिग्री अक्षांश गुजरता है। अब थोड़ा सा और झील के जल संधि के बारे में देख लेते हैं। दिख रहा है पेन? अगर हम सबसे चौड़ी जल संधि की बात करें सबसे चौड़ी जल संधि की बात करें हम तो हमारा हो जाता है डेविस जल संधि। अगर इसे हम बात करें कि किसे अलग करता है तो कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करता है। कनाडा और ग्रीनलैंड, कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करता है। अगर जोड़ने की बात करें इस जल संधि से तो ये जल संधि उत्तरी अटलांटिक को जोड़ता है, उत्तरी अटलांटिक को बोफिन के खाड़ी से जोड़ता है। अगर सबसे लंबी जल संधि की बात करें तो सबसे लंबी जल संधि विश्व का मलक्का है। मलक्का जल संधि। और ये मलक्का जल संधि हिंद महासागर से दक्षिणी महासागर को जोड़ती है। हिंद महासागर से दक्षिणी चीन सागर को। और ये अलग करती है सुमात्रा द्वीप को मलय प्रायद्वीप से। सुमात्रा द्वीप को मलय प्रायद्वीप से, मालय प्रायद्वीप। ये तो हमारा हो गया सबसे, अगर देखेंगे सबसे चौड़ी तो आपको डेविस जल संधि हो जाएगा। अगर सबसे लंबी विश्व के जल संधि को बात करें तो आपका मलक्का हो जाएगा। ये मलक्का जो है एशिया में है और ये प्रशांत हिंद महासागर में है। और अगर एशिया देश में है। और ये जो आपको देखने को मिलेगा ये है जो आपको लगभग ग्रीनलैंड जो सागर है उसका है। अब हम अगला देखते हैं प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है सुंडा गर्त स्थित है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हिंद महासागर हो जाएगा। अगर सुंडा गर्त के बारे में बात करें तो हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर। सुंडा गर्त कहाँ स्थित है तो हिंद महासागर में। और सुंडा गर्त के बात करें कहाँ मतलब किस देश या किस द्वीप के पास स्थित है तो ये सुमात्रा के दक्षिण में स्थित है। सुमात्रा के दक्षिण में और जावा का उत्तर में स्थित है, जावा द्वीप का। अगर हम बात करें सुंडा गर्त का तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त। ये सबसे गहरा गर्त है हिंद महासागर का। और अगर हम सुंडा गर्त की बात कर रहे हैं तो सुंडा चैनल भी है। और सुंडा चैनल जो है आप देखेंगे तो ये सुमात्रा को अलग करती है जावा से। सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करती है, द्वीप से अलग करती है।
कौन सा है? तो सुंडा द्वीप है, सुंडा चैनल। अगर बात करें कि सुंडा चैनल जोड़ती किसको है, तो यह हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है। हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है। तो ये हमारा होगा दूसरा प्रश्न। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, कनारी किस प्रकार की धारा है? तो कनारी किस प्रकार की धारा है, तो आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा केवल ठंडा। जैसे पहला ऑप्शन में ठंडा गर्म दोनों, फिर गर्म है या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। तो हम देखते हैं कुछ धाराएं के बारे में। अगर आप लोग अच्छे से वीडियो देखते हैं या फिर इसको समझते हैं तो 10 प्रश्न के बाकी उसे छोड़ दे तो आपको बहुत सारे प्रश्न जो ऐसे हैं जो किसी भी एग्जाम में सोल्व हो सकते हैं, चाहे वो बीपीएससी क्यों ना हो, बिहार दरोगा या बिहार शिक्षा भर्ती। अभी जो आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस भी आया, अगर उसमें भी भूगोल पूछता है तो अगर आप देखते हैं वीडियो अच्छे से ध्यान से तो उसमें भी आपको सोल्व होने का हो जाएगा। अब अगला इसका बारे में हम देखते हैं कुछ धाराएं के बारे में। आप धारा देखेंगे तो 2 प्रकार के धारा होता है, महासागरीय धारा, महासागरीय धारा 2 प्रकार का होता है। अगर इसे हम बात करते हैं तो एक होता है गर्म और दूसरा हो जाता है आपको ठंडा। गर्म जल धारा के बारे में बात करें तो गर्म जल धारा किसे हम कहते हैं, जब भूमध्य सागर से जल धारा ध्रुव की ओर जाती है तो उसे हम गर्म जल धारा कहते हैं। जब भूमध्य सागर से कोई भी महासागरीय धारा अगर जब भूमध्य सागर से कोई भी महासागरीय धारा ध्रुव की ओर चलती है तो इसे हम गर्म कहते हैं, इसे हम गर्म धारा कहते हैं। अगर इसी को आप देखेंगे ठंडा जल धारा का, तो ठंडा जल धारा जब भी कोई भी महासागरीय धारा, जब कोई महासागरीय धारा जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की चलती है तो उसे हम कहते हैं, भूमध्य रेखा होगा यहाँ पर, भूमध्य रेखा। जब कोई महासागरीय धारा ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलता है तो उसे हम ठंडी धारा कहते हैं। ये तो धारा का 2 प्रकार हो गया। अब देखते हैं कि धारा कौन कौन सी धाराएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं। तो आप देखेंगे गर्म जल धारा, गर्म जल धारा में देखेंगे तो आपको हो जाएगा ब्राजील का धारा, ब्राजील धारा, गल्फ स्ट्रीम, ये भी गर्म धारा है। फिर मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक जलधारा, ये भी गर्म है। फिर देखेंगे तो आपको फ्लोरिडा का जलधारा हो जाएगा, फ्लोरिडा, ये भी गर्म जलधारा है। आप और देखेंगे तो फिर आपको हो जाएगा मेडागास्कर, ये भी गर्म जलधारा है। और अगलुहास का भी जलधारा है, अगलुहू, ये सब तो जलधारा आपको गर्म जलधारा होगा। एक और है अलास्का का जलधारा,
ये सारे जलधाराएं आपको गर्म धारा होगा। जैसे देखेंगे अलास्का का जलधारा तो ये चलता है प्रशांत महासागर में। अगर ब्राज़ील का धारा के बोले तो ये ब्राज़ील का धारा ब्राज़ील के पूर्वी तट पर चलता है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट का है, और ये अटलांटिक महासागर में चलता है। इसी तरह से अगर गल्फ स्ट्रीम देखेंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर चलता है, और मोजाम्बिक धारा जो है अफ्रीका के तट पर चलता है, और फ्लोरिडा धारा भी है जो आपको ये भी उत्तरी अमेरिका के तट पर मिलेगा देखने को। मेडागास्कर और अगुलुहास का धारा भी है, ये भी आपको अफ्रीका में मिलेगा। अब हम ठंडी जलधारा देखते हैं। ठंडी जलधारा में देखेंगे तो आप लेब्राडोर का धारा हो जाएगा, पेरू का हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, ये भी आपको ठंडी जलधारा है। कनारी हो गया, और फोकलैंड का धारा, ये सारे धारा आपको ना ठंडी धारा हो जाएगा। जैसे लेब्राडोर का धारा, पेरू का धारा, पश्चिमी अटलांटिक ऑस्ट्रेलिया धारा, फिर कनारी धारा और एक फोकलैंड का धारा, ये सब आपको ठंडी धारा होगा। एक गर्म धारा में एक और आप देख सकते हैं हो जाता है नॉर्वे का धारा, ये भी आपको गर्म धारा ही है। तो ये हमारा हो गया धारा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका केवलादेव हो जाएगा राजस्थान आंसर में। अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान का तो पूरे विश्व में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था, तो आप देखेंगे तो येलोस्टोन था, येलोस्टोन। इसका स्थापना हुआ था 1872 में, और ये यूएसए में है। सबसे पुराना विश्व के सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है। अगर हम भारत के बात करें राष्ट्रीय पार्क के, तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्क देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पार्क की संख्या वर्तमान में, तो आप देखेंगे तो लगभग आपको यहाँ मिल जाएगा 106। सबसे ज़्यादा संख्या में बात करें कि किस राज्य में है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा आपको राज्य में मिल जाएगा, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। राज्य देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में संख्या में बात करें तो आपको 10 होगा। इसके बाद अगर हम दूसरा बात स्थान कहें अगर केंद्र शासित और राज्य दोनों में, तो आपको अंडमान निकोबार मिलेगा। निकोबार यहाँ आपको 9 मिलेगा देखने को। इसके बाद अगर राज्य में बात करें तो असम में है, असम में आपको 7 देखने को मिलेगा। असम में राष्ट्रीय पार्क 7 है, राष्ट्रीय पार्क। और राजस्थान आंसर में राजस्थान था, तो राजस्थान में आप देखेंगे तो 6 है, और महाराष्ट्र में भी आपको 6 मिलेगा। और सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में था और कब स्थापित हुआ था और कौन, उसका नाम क्या है देखते हैं। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क, प्रथम राष्ट्रीय पार्क, प्रथम राष्ट्रीय पार्क के बात करें तो उत्तराखंड में है, जिसे हम कहते हैं जिम कॉर्बेट। और ये है उत्तराखंड में। और इसका स्थापना के बात करें तो इसका स्थापना 1936 में हुआ था, और इस टाइम इसको नाम था हिल पार्क। और वर्तमान में अगर हम बात करें सब प्रथम जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, इसका वर्तमान नाम है रामगंगा।
ये प्रथम है, इसका वर्तमान नाम है। अगर हम सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा आपका लद्दाख में हेमिस है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क आप देखेंगे तो आपको लद्दाख में हो जाएगा। इसका नाम है हेमिस और ये है लद्दाख में। सबसे छोटा की बात करें, छोटा राष्ट्रीय पार्क तो आपको साउथ बटन मिलेगा, साउथ बटन। ये आपको मिलेगा अंडमान में। और हम कुछ और देखते हैं, जैसे हम बिहार के लिए पढ़ रहे हैं तो बिहार में अगर आप देखेंगे तो बिहार में सिर्फ आपको एक ही राष्ट्रीय पार्क है। बिहार में राष्ट्रीय पार्क की संख्या तो एक है, जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। और ये आपको मिलेगा पश्चिमी चंपारण में। अगर हम बात करें बिहार का वन जीव अभयारण्य का तो बिहार में आपको वन जीव अभयारण्य का संख्या मिलेगा 12 वन जीव अभयारण्य। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो अभी पार्क जो है राष्ट्रीय पार्क सबसे महत्वपूर्ण कौन है और वहाँ पर कौन कौन सा है। वहाँ सबसे 10 है, तो हम मध्य प्रदेश के देखते हैं। तो आप देखेंगे तो आपको कन्हा मिल जाएगा, यहाँ ही कन्हा राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़, पेच, पन्ना राष्ट्रीय पार्क है और कुन्नो राष्ट्रीय पार्क। और कुन्नो राष्ट्रीय पार्क आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आप देखे होंगे जो चर्चा में जैसे भारत से बाहर से चीता लाया गया था, जैसे आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका से और नामीबिया से, तो ये कुन्नो राष्ट्रीय पार्क में ही रखा गया है। इसलिए हो सकता है कि आपको बिहार के किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। तो ये हमारा हो गया, देखेंगे तो 5 जो है सबसे भी आई है। एक और है सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, ये हमारा हो गया मध्य प्रदेश का। राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा सरिस्का और रणथंभौर, ये आपको राजस्थान में हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चावल किस प्रकार का फसल है। तो चावल का फसल का आप देखेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा बी, खरीफ। अगर हम चावल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कहाँ होता है। तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो प्रथम राज्य में हम देखते हैं पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल हो गया। दूसरा पर आप देखेंगे तो यूपी हो जाता है। और अगर तीसरा की बात करें तो तीसरा में आपको पंजाब हो जाएगा। और बिहार आपको मिलेगा 6ठा स्थान पर। देखते हैं हम सबसे, अगर पूरे विश्व में बोलेंगे चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो विश्व में चावल उत्पादन में चीन सब प्रथम स्थान पर है। विश्व में चावल उत्पादन
विश्व में चावल, अरे चावल उत्पादन में प्रथम देश, तो आप देखेंगे तो चीन है, और दूसरे पर देखिएगा तो भारत है। अगर हम बात करते हैं बिहार में कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान पर है चावल उत्पादन में, तो बिहार का जिला में आपको हो जाएगा, बिहार का जिला चावल उत्पादन में। प्रथम तो आपका हो जाएगा रोहतास। अब हम देखते हैं खरीफ फसल कौन कौन सा है। खरीफ फसल में आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा सूर्यमुखी, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, और रबी फसल में आप देखेंगे तो रबी फसल, तो इसमें आपको हो जाएगा चना, गेहूं, सरसों, मटर, मसूर और बहुत सारा हो जाएगा। अगर हम रबी फसल का सीजन का देखें तो ये नवंबर से स्टार्ट होता है और मार्च में कट जाता है। और अगर खरीफ फसल की बात करें तो इसको जून में से इसको बोया जाता है और सितंबर में काट दिया जाता है। ये हमारा हो गया। हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। और ये जलप्रपात किस नदी पर स्थित है तो इसको हम देखते हैं, तो इसका हो जाएगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर यह जलप्रपात है और इसे एशिया और भारत दोनों का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात। अगर हम झारखंड के बात करें तो झारखंड में आप देखेंगे तो आपको हुंड्रो जलप्रपात है जो स्वर्णरेखा नदी पर है। और उसी तरह से अगर हम गुजरात में देखें तो गुजरात में गिर जलप्रपात है। और मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। और ये आपको मिलेगा नर्मदा नदी पर। ये तो हमारा हो गया छठा प्रश्न। हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तंबा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये बीपीएससी में पूछा हुआ था 67 में, और बहुत सारे लोग ने इसको गलत भी करके आए थे, क्योंकि पता है सबको कि राजस्थान है जो इसका भंडारण सबसे ज़्यादा। अगर हम तंबा उत्पादन के बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर भंडारण में बात करें तो भंडारण में राजस्थान होगा। भंडारण में प्रथम है जो राजस्थान है, और उत्पादन में है आपको मध्य प्रदेश। अगर हम गुजरात के बात करें तो गुजरात नमक उत्पादन में प्रथम राज्य है। नमक उत्पादन में प्रथम है। अगर हम देख रहे हैं तंबा, अगर तंबा उत्पादन में, और फिर आप देखेंगे, बताते हैं उसमें उड़ीसा का, तो उड़ीसा में आप देखेंगे तो बॉक्साइड उत्पादन में उड़ीसा प्रथम पर है। बॉक्साइड में बॉक्साइड उत्पादन में उड़ीसा प्रथम पर है।
अगर हम विश्व में बात करें तंबा उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन है, तो तंबा उत्पादन में प्रथम पर देखेंगे तो आप तंबा उत्पादन में प्रथम देश देखना है। उत्पादन और भंडारण दोनों में है। इसका नाम है चिली। अगर हम चिली देश देख रहे हैं तो चिली देश है कहाँ स्थित, हम इसके बारे में जानते हैं। तो चिली देश जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है। और चिली के बारे में अगर बात करते हैं तो चिली जो ऐसा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा साझा करता है। इसका सबसे ज़्यादा समुद्र से सीमा लगता है। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है। और अगर हम ये तो हो गया, अगर भारत का बात करें तंबा उत्पादन में, तो भारत का 30वां स्थान है। 30वां स्थान है तंबा उत्पादन में भारत का। तंबा उत्पादन में आप नमक का देखें तो नमक में तो अगर भारत में राज्य में देखें तो हो गया गुजरात। अगर पूरे विश्व में देखिएगा तो नमक उत्पादन में पूरे विश्व में चीन हो जाता है। चीन हो जाता है देश में। अगर भारत का बात करें नमक उत्पादन में पूरे विश्व में, तो भारत का स्थान होता है विश्व में नमक उत्पादन में 3रा स्थान हो जाता है। भारत का आप देख लिए तो 3रा स्थान। अगर बॉक्साइट में हम बात करें तो बॉक्साइट में हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट में हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया प्रथम पर। ऑस्ट्रेलिया के पास भंडारण भी और उत्पादन दोनों में बॉक्साइट में प्रथम पर आता है। दूसरा में बात करें तो दूसरा में आपका चीन हो जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में रेशम वस्त्र का सबसे सॉरी मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, बड़ा है उत्पादन में। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो कर्नाटक है। अगर हम रेशम के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर राज्य में बात करें तो कर्नाटक हो गया। अगर पूरे विश्व में बात करें तो पूरे विश्व में उत्पादन में देखेंगे तो आप चीन हो जाएगा प्रथम पर। प्रथम में हो जाएगा चीन। और भारत की अगर बात करें पूरे विश्व में रेशम उत्पादन पर तो दूसरा हो जाएगा। भारत दूसरा स्थान पर है। अब हम बिहार के फिर उसके बाद कर्नाटक के बाद देखिएगा तो आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और 3रा पर हो जाता है असम। राज्य में 3रा हो जाएगा असम। और बिहार का बात करें तो बिहार में एक भागलपुर जिला है जहाँ होता है। भागलपुर में भी रेशम का उत्पादन होता है। हमारा हो गया 8वां प्रश्न। हम 9वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है असम हिमालय स्थित है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा सिंधु सतलज नदी के मध्य। आप इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा। और हम इसे मैप से समझते हैं। आप देखेंगे तो भारत का लगभग मैप इस टाइप से है। इस टाइप से आप देखेंगे तो है। और सिंधु नदी के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंधु नदी ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और इस टाइप से भारत में निकल के फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद ही अरब सागर में गिरती है और अरब सागर में भी डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद आप देखिएगा तो फिर ये
मानसरोवर के पास से ही ना सतलज नदी निकलता है, और ये भी यहाँ के यहाँ सिंधु में मिलता है। और सिंधु और सतलज का दोआब को हम बोलते हैं सिंधु एवं सतलज के दोआब को हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। इसी तरह से आप देखेंगे फिर इसके बाद नेपाल हिमालय से निकलती है काली नदी, और ये उत्तराखंड में प्रवेश करती है। और सतलज से काली नदी के दोआब को हम बोलते हैं सतलज से काली नदी दोआब को बोलते हैं हम कुमायूं हिमालय। अगला आप देखेंगे काली से तीस्ता, और तीस्ता नदी जो है ये भी नेपाल से निकलती है और सिक्किम में भारत में प्रवेश करती है, और ये बांग्लादेश में होते हुए गंगा में के सहायक नदी बनती है। आप देखेंगे काली से तीस्ता नदी, ये पहला हमारा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो जाएगा काली से तीस्ता। काली से तीस्ता नदी के दोआब को हम लोग बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। और ये सबसे लंबी हिमालय है। इसके बाद हम देखते हैं तीस्ता से दिहांग नदी, और दिहांग नदी को हम लोग भारत में जब ये असम में प्रवेश करती है इसे हम ब्रह्मपुत्र की नदी से जानते हैं। और ये भी दिहांग नदी जो है इसको हम ये भी आपको मानसरोवर से निकलती है, इसे हम तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और ये असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करके बंगाल खाड़ी में गिरती है। और इसे असम में जब ये प्रवेश करती है तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे हम बोलते हैं दिहांग। तो देखेंगे तीस्ता से दिहांग चौथा होगा हम लोग का। तीस्ता से दिहांग, इस नदी के दोआब को बोलते हैं हम लोग असम हिमालय। असम हिमालय। ये नदियों द्वारा हमारे भारत के हिमालय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला हो जाता है सिंधु से सतलज, जिसे हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। आप दूसरा देखेंगे सतलज से काली नदी, तो इसे काली नदी का दोआब, तो इसे हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय। और इसके बाद आप देखेंगे तीसरा तो काली से तीस्ता नदी, और काली से तीस्ता नदी के दोआब को हम लोग बोलते हैं नेपाल हिमालय। ये सबसे लंबी हिमालय है नदी के बंटवारे के इस अनुसार। और इसे बांटे थे जो एक महोदय थे जिनका नाम है बुरांडे महोदय, इन्हीं ने भारत को हिमालय के नदी के आधार पर बांटे थे। और चौथा आप देखेंगे तो तीस्ता से दिहांग हो गया, और इसे हम बोलते हैं असम हिमालय। तो ये हमारा हो गया हिमालय को बांटा गया नदी के आधार पर। आप चारों देख लिए। जैसे आप देखेंगे ऑप्शन में है ये काली से तीस्ता। काली से तीस्ता को हम क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। इसी तरह से आप देख रहे हैं तीस्ता से दिहांग, तो तीस्ता से दिहांग को क्या बोलते हैं हम लोग? असम हिमालय। असम हिमालय। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग असम हिमालय था ना, इसका आंसर होगा सी। इसे बोलते हैं हम लोग असम हिमालय। और फिर यहाँ लिख रहा है सतलज से काली नदी। सतलज से काली नदी को बोलते हैं हम लोग कुमायूं हिमालय। हिमालय। और पहला जो था सिंधु से सतलज नदी, से हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। आप लोग ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा सा पहले शुरू में हम लगा दिए थे असम हिमालय स्थित है, तो पहला ऑप्शन ए था जो सिंधु से सतलज नदी से हम लगा दिए थे, लेकिन इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा सी। ऑप्शन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है असम हिमालय, तो असम हिमालय हो जाता है तीस्ता से दिहांग नदी के मध्य के दोआब को बोलते हैं। ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 9। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां।
प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 10वां है, सेवराय की पहाड़ी स्थित है। सेवराय की पहाड़ी स्थित है, तो आप ये देखेंगे तो आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा, सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु। अब हम सेवराय की पहाड़ी को देखते हैं तो थोड़ा सा मैप से देखेंगे। तो हमारा मैप आप देखेंगे दक्षिणी भारत का, जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। इस भाग को, इस जितना भी पूरा भाग है, इसे हम लोग प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत के बात करें तो ये सबसे पुराना, पृथ्वी पर जब सबसे पहले ठंडा हुआ था पृथ्वी, और जब चट्टान का निर्माण हुआ था तो उसका ही भाग हमारा है प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत ही एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अभी हाल ही में, आप देखें, एग्जाम दिए होंगे तो उसमें पूछा था गोंडवाना लैंड के बारे में। तो गोंडवाना लैंड का भाग जो हमारे भारत में है, आपका हमारे प्रायद्वीपीय भारत है। तो इसका आंसर तो आपको तमिलनाडु हो गया। और अब हम देखेंगे कि ये सेवराय की पहाड़ी है कहाँ। तो आप देखेंगे तो तमिलनाडु के पूरब में स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सेवराय की पहाड़ी है, सेवराय की पहाड़ी। और इसके नीचे आएंगे सबसे दक्षिणी छोर पर, अगर हम बोले भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर, तो जिसे हम बोलते हैं महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ये सबसे दक्षिणी पहाड़ी है भारत का, दक्षिणी छोर पर। ये भी तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु में एक और पहाड़ी की हम बात करें तो जावेद का पहाड़ी है, जावेद का पहाड़ी। ये भी हमारे तमिलनाडु में ही स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जावेद के ऊपर आप जाएंगे तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा नल्ला मल्ला। और नल्ला मला के और उत्तर में आप जाएंगे तो यहाँ आपको अगस्त मला मिलेगा, अगस्त मलाई। ये दोनों आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। और बाकी जो आपकी पहाड़ी है, जावेद की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी और महेंद्रगिरी, ये आपको तीनों तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और सबसे दक्षिणी छोर तमिलनाडु को बोले तो आपको मिल जाएगा महेंद्रगिरी। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो अगर आपको उत्तर से दक्षिण पूछेगा तमिलनाडु के बारे में तो आप पहले लगाएंगे जावेद की पहाड़ी, फिर सेवराय की पहाड़ी, इसके बाद आपको दक्षिण में सबसे आ जाएगा महेंद्रगिरी की पहाड़ी। और ये हमारा जो ये क्षेत्र है, इसे हम बोलते हैं पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट है। और ये हमारे सारे पहाड़ियाँ जो है सो पूर्वी घाट में ही स्थित है। और इस भाग को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में बात करें तो कर्नाटक का सबसे ऊंची चोटी हो जाता है दोड्डा बेटा। और केरल का बात करें तो केरल का हो जाता है आपको अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। और महाराष्ट्र में बहुत सारा पहाड़ी है, महादेव की पहाड़ी, कलसूबाई, गौरी शंकर, ये सब पहाड़ी महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। ये भी सब आपको पश्चिमी घाट में ही मिलेगा। और ये वो कहते हैं लोग कि पश्चिमी घाट का पहाड़ी नहीं, हिमालय का भाग है। तो आज तक का हमारा यही है। थोड़ा सा आप देखेंगे मेघालय के बारे में, तो मेघालय में आपको 3 पहाड़ियाँ मिलेगा, गारो खासी और तीसरा है जंतिया। ये आपको तीनों पहाड़ियाँ देखने को मेघालय में मिलेगा। और ये तीनों पहाड़ी जो है अभी ये भी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। तो आज तक का हमारा जो है सीरीज नंबर 7वां था, इसमें 10 प्रश्न हो चुका डिस्कशन। बाकी अगले सीरीज में देखेंगे। और थैंक यू। आप लोगों को मेरा सीरीज अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी करिए कि कहाँ पर और क्या कमी है।